All right, now cutting across to BJP, Sudhanshu Trivedi live from BJP headquarters. Take a look. जब भारत बढ़ेगा तो ये पूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आज पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं जब हम चौथी बड़ी इकोनॉमी है, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के नंबर 1 देश ही नहीं है। वर्ल्ड की सारी मेजर इकोनॉमीज में लगातार 2 साल से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अर्थात जो सोमनाथ के संकल्प का विचार था वो आज चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात यह आती है कि इसको आज स्मरण रखने की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि इस देश की अस्मिता के साथ एक बहुत घिनौना मजाक किया गया। मैं घिनौना मजाक शब्द इसलिए कहता हूं, हमारी जनरेशन के आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, इतिहास में पढ़ाया जाता है कि साहब जो कुछ मोहम्मद गजनी ने किया सोमनाथ पे वो तो केवल पैसा लूटने के लिए किया था, उसका कोई धार्मिक भावना से लेना देना नहीं था। और इतना ही नहीं, और इसका स्रोत कहां से आता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जो मूल एडिशन 1948 में छपा है उसमें 161 और बाद के एडिशन में 240 के आसपास आ जाता है, तो पेज नंबर वेरी कर सकता है, पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। वो कहते हैं महमूद वॉज फार मोर ए वॉरियर देन ए मैन ऑफ फेथ. Like many other conquerors, he used to exploit the name of religion for its conquest. India was to him just a place from which he could earn the treasures and material. यानी वो कोई धार्मिक उन्मादी नहीं था, वो तो पैसा कमाने के लिए आया था और उसके लिए भारत में आकर सिर्फ पैसा प्राप्त करना ही उसका उद्देश्य था। और आगे वो लिखते हैं कि वो कला का कितना बड़ा प्रेमी था कि जब वो मथुरा में एंटर करता है तो वो इतना प्रभावित हो जाता है वहां की स्थापत्य कला को देख के। द बिल्डिंग इंटरेस्टेड हिम वॉज सो मच इंप्रेस्ड बाय द सिटी ऑफ मथुरा फ्रॉम दिल्ली, ऑल अबाउट ही रोड दैट देयर वाज 1000 एडिफिस फ्रॉम विच द फेथ हैज फॉलन। देखकर इतना अभिभूत हो जाता, कहता लगता ही नहीं इतनी सुंदर मूर्तियां और सुंदर मंदिर और सुंदर भवन मनुष्यों के बनाए हुए हैं, तो जिन्न के बनाए हुए हैं। और कहते देखिए जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि महमूद गजनी कितना कला का प्रेमी था, जबकि उन्होंने जिस बुक से लिया है वो उसके साथ आए हुए खुद के इतिहासकार उतबी ने अपनी किताब तारीख यामनी में लिखा है कि जिस समय उसने मंदिर पे कैप्चर कर लिया और वहां के समस्त पुरोहित और राजा उनके पास गए और उन्होंने कहा कि शिवलिंग को खंडित मत करिए, इसके बदले में हम आपको लाखों स्वर्ण मुद्राएं देंगे। और उनके एडवाइजर्स को लगा कि ये एक अच्छा मौका है, हमें एक पत्थर से क्या लेना देना है, अगर इतना मिलता है तो ये खुद महमूद गजनी के साथ आए हुए इतिहासकार जिससे ये प्रेरणा ले रहे हैं नेहरू जी और उनके बाद उनके गोत्र के समस्त इतिहासकार, वो क्या लिखता है? कहता महमूद ने मना कर दिया। किस लिए मना कर दिया? वो कहता है इसलिए कि मैं चाहता हूं कि कयामत के दिन मैं एक बुत शिकन के रूप में जाना जाऊं, कयामत के दिन मैं एक बुत शिकन के रूप में जाना जाऊं, ना कि बुत परस्तों के साथ सौदागरी करने वाले एक गलीच बुत फरोश के रूप में। यानी शुद्ध हिंदी में कह देता हूं, अर्थात मैं चाहता हूं कि कयामत का दिन आए तो मेरी ख्याति हो कि मैंने मूर्ति भंजक के रूप में मेरी ख्याति हो, ना कि मूर्ति पूजकों के साथ सौदागरी व्यापार करने वाले एक नीच इंसान के रूप में। अब बताइए जितने लेफ्टिस्ट और ये सब समझाते हैं ये सारी थ्योरी डिमोलिश्ड जो उसी में लिखी हुई है, मगर इतिहास को कैसा डिस्टॉर्ट किया गया। और सुनिए जो नेहरू जी ने लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, जो कहा गया कि वो बड़ा प्रेमी था, ठीक इसी में, इसी किताब में, और ये एन नंबर ऑफ रेफरेंसेस में बहुत लिखा गया है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाई वेरियस हिस्टोरियंस, इसमें है ट्रांसलेशन ऑफ तारिकुल यामनी बाई ऑफ द महमूद क्रॉनिकल्स, उसमें भी लिखा है कि जैसे ही वो मथुरा में देखता पहले तो बड़ा प्रभावित होता, फिर कहता सारे मंदिरों और बिल्डिंगों को नष्ट कर दो। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वो सेंटेंस गायब। और इंटरप्रिटेशन ये कि वो तो बहुत बड़ा कला प्रेमी था। इसलिए आज भारत की अस्मिता के साथ हुए इस आघात और उसके साथ हुए इस घिनौने मजाक को याद रखने की आवश्यकता है। और एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, भारत का एक और बहुत बड़ा नुकसान किया गया। वो क्या किया गया? आप सबने फिल्मों में डायलॉग सुना होगा, एक वो पुरानी फिल्म थी 1991 की शायद, जिसमें दिलीप कुमार और राजकुमार दोनों थे, जिसमें उनका हेलीकॉप्टर लैंड कर जाता है तो कहता लो बंदूक मार लो, तो कहता नहीं हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, मगर तब जब
बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी, इलाका भी हमारा होगा और वक्त भी हमारा होगा। ये डायलॉग सिर्फ फिल्मों में सुना होगा, परंतु ऐसा नहीं है। महमूद गजनी के साथ आए हुए इतिहासकार ने लिखा है कि एक हिंदू शाही डायनेस्टी थी, आप में तो अब किसी को नाम में नहीं पता होगा, उसकी राजधानी काबुल थी, जिसका नरेश धर्मपाल जब ये लूट के गया और धर्मपाल से युद्ध के बाद भी वो गया और आज के जो कजाकिस्तान की तरफ, और उसे पता चला कि तुर्क राजाओं ने महमूद गजनी को घेर लिया है, तो अलबरूनी ने लिखा है, अलबरूनी ने लिखा है, क्या लिखा? उसने कहा जब घेर लिया है तो वो धर्मपाल उसको कहता है कि मैं 2000 घुड़सवार, 10,000 सैनिक और 100 हाथियों के साथ तुम्हारी मदद करने को आने को तैयार हूं, मगर किस लिए? इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, इसलिए कि तुम्हें मारने का संकल्प मैंने लिया था, तो मैं अपने अलावा किसी और को तुम्हें पराजित करते हुए और तुम्हें मारते हुए नहीं देखना चाहता। ये वो चीज थी जिसने भारत को बचा के रखा, ना कि एक गाल के बदले दूसरा गाल आगे कर देने के सिद्धांत ने। इसलिए इसी के लिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूछा था, आज सोमनाथ जो दिखाई पड़ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन भाव की अभिव्यक्ति की है, वो दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति की वो जीवनी शक्ति थी, वो संघर्ष शक्ति थी, जिसने दुनिया के सबसे बर्बर आक्रमणों को भी झेल कर अपने को बचा के रखा, जिसके लिए अटल जी ने लिखा था कि दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां, यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वो उन्नत ईरान कहां है, दीप बुझे पश्चिमी जगत के छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। और जो चमक थी उसकी अभिव्यक्ति सोमनाथ के प्रथम ज्योतिर्लिंग में दिखाई पड़ती थी। मगर अफसोस 1835 में मैकॉले ने जो विष हमारे दिमागों में भरना शुरू किया, 2035 में प्रधानमंत्री जी ने कहा उस विष से मुक्त करनी है। उस विष का बहुत बड़ी विष बेल को काटने का प्रतीक सोमनाथ का मंदिर था। अब आप कहेंगे साहब बहुत इतिहास की बात हो गई, आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या है? तो यह भी मैं बताना चाहता हूं, आप सभी लोग, विपक्ष के लोग बहुत बोले थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान की मध्यस्थता की बात कही थी और इसको लेकर हमारे विरोधी बहुत उछल उछल के बोल रहे थे। तो 11 मई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोला था कि 1000 ईयर से इंडिया और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई है और कश्मीर उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो मैं पूछना चाहता हूं, इन लोगों में से किसी ने सवाल किया कि 78 साल पहले बना हुआ देश में 1000 साल पुरानी लड़ाई क्यों है? ये वही 1000 साल की लड़ाई है जिसका 1000 साल आपको दिखाई पड़ रहा है। और ये मैं केवल अपने मन से नहीं कह रहा हूं, पूछिए पाकिस्तान की सरफेस टू एयर मिसाइल का नाम क्या है? गजनी। एयर टू एयर मिसाइल का नाम बाबर, दूसरी मिसाइल का नाम गौरी। इसलिए जो इस देश में बैठकर मैकाले के मानस पुत्र और मार्क्स के मानस पुत्र, यानी जिनके दिमाग में एम फैक्टर बहुत घुस गया है, द मैकाले फैक्टर ऑफ 19th सेंचुरी एंड द मार्क्सिस्ट फैक्टर ऑफ 20th सेंचुरी, और कुछ और भी आप लोग सोच रहे होंगे, तो आपकी बुद्धिमत्ता पे मुझे पूर्ण विश्वास है।